नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। जम्मू में शनिवार एयरबेस पर आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे सौंप दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जो जांच है वो कर रही है और एनआईए जल्दी इस मामले में केस दर्ज कर सकता है। आपको बता दें कि ड्रोन से हुए ब्लास्ट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टेरर जो एक कमेटी है वो जम्मू के लिए रवाना हो चुकी है। एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी गई है। जम्मू से ये सीधी तस्वीरें भी इस समय आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हमेशा इस तरह के हमलों को लेकर खतरा बना रहता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों ने टीम को भेजा है ताकि इस मामले को समझा जा सके। तो ड्रोन से हुए ब्लास्ट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल की एक टीम जम्मू रवाना हुई और राजधानी दिल्ली में हमेशा इस तरह के हमले को लेकर खतरा बना रहता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में उन्होंने असम बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब जानते हैं कि असम पूर्वोत्तर का गेटवे है। वैचारिक पृष्ठभूमि में भी असम बीजेपी का परचम लहराया है, तो हमारे लिए पूर्वोत्तर का दरवाजा खुलता है। जेपी नड्डा ने कहा, असम में गत चुनाव में एनडीए को 126 में से 75 सीटें मिली। इसके लिए मैं असम की जनता को बीजेपी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। एक तरफ असम में जहां सांप्रदायिकता और अलगाववाद के बीज बोए जा रहे हैं, लेकिन असम की जनता ने इन सबको नकार दिया। हम सब जानते हैं कि असम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। वैचारिक पृष्ठभूमि में भी असम में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है, तो हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा खुलता है। इसलिए ऐसे प्रदेश को और ऐसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं। हम जब असम की बात करते हैं तो एक हॉर्न का राइनो को याद करना और वहाँ की विशेषता और इसके साथ साथ बिहू पर्व को बिना याद किए हुए असम के कल्चर के बारे में, असम की संस्कृति के बारे में, असम की जीवन शैली के बारे में हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। और इसलिए आज के दिन मैं बिहू पर्व को भी याद करता हूँ। किस हर्षोल्लास के साथ हमारे असम भाई इस पर्व को मनाते हैं और अपनी संस्कृति की जो छवि है। देश में कोरोना की दूसरी लहर जरूर काबू में आ गई है, लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट सभी की चिंता बढ़ा रहा है। अभी तक देश में इस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये ज्यादा संक्रामक और खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में इस बार समय रहते सभी राज्य अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी डेल्टा प्लस से निपटने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस एक्टिव हो चुका है। उत्तर प्रदेश को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का वेरिएंट पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा खतरनाक है। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति ने इससे बचाव के लिए विस्तृत अनुशंसा रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक ये वेरिएंट बच्चों पर कहीं ज्यादा दुष्प्रभाव डालने वाला हो सकता है। आज जनपद इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का 75वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ पार्टी कार्यालय में मनाया गया। आपको बता दें कि रामगोपाल यादव का जो ये जन्मदिन है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान उनके जो पौत्र कार्तिक यादव रहे, उन्होंने जिला अस्पताल में जाकर मिठाइयों का वितरण किया, मास्क का वितरण किया और इसके अलावा उन्होंने मरीजों को फल भी वितरित किए और उनके इस वितरण कार्यक्रम के दौरान कई लोगों की भीड़ भी वहां मौजूद रही। तो आपको बता दें, जनपद इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का 75वां जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पार्टी कार्यालय पर मनाया गया और इसी के साथ उनके पौत्र कार्तिक यादव ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल और मास्क का वितरण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कार्तिक यादव ने बताया कि जनता बीजेपी की नीतियों को भली भांति समझ चुकी है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। हाल ही में इटावा आए स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर कहा कि बीजेपी में जिला पंचायत चुनाव में केवल एक ही उम्मीदवार था, जो जीता था केवल एक उम्मीदवार के दम पर। स्वतंत्र देव सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बना लेंगे?
आज उनका 75वां जन्मदिन है और हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता एवं सभी नेतागण भगवान से उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। और कोविड चल रहा है, कोविड को देखते हुए सभी गाइडलाइन को फॉलो करके उनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम बनाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे कि इस महामारी से जितना हो सके बचें और मास्क ज़्यादा से ज़्यादा पहनें। देखिए, ये जनता का जवाब है। जनता इनकी नीति और नीतियों को समझ चुकी है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। आप देखिए, जब से कोविड चल रहा है तब से भाजपा के लोगों ने कितनी मदद कर दी धरातल पे। और महंगाई देखिए दिन पे दिन कितनी बढ़ रही है। जब 2014 में लोकसभा चुनाव था तब महंगाई भाजपा वालों के लिए डाइन थी और 14 के बाद लगता है भाभी हो गई हैं। अब महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? पेट्रोल और डीजल के दाम देख लीजिए आप, आसमान छू रहे हैं। और लोगों की आय कितनी हो रही है? आय तो समाप्त होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जनता ने पंचायत चुनाव में उन्हें जवाब दिया है और ऐसा ही जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देंगे। अभी बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, बोले थे इटावा में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। भाई, आपके पास तो एक ही प्रत्याशी है, वो भी गलती से जीत गया, कैसे बना लेंगे? अभी तक लगता था बाबा जी सुबह उठ के कुछ लेते हैं, अब लगता है उनके सारे नेता भी लेने लगे हैं। आप एटा को उठा के देख लीजिए, वहाँ 2 मेंबर जीते हैं, कैसे अध्यक्ष बना लेंगे? आज वो स्थिति है कि पंचायत चुनाव बीजेपी के नेता नहीं, डीएम और एसपी लड़ रहे हैं। तानाशाही रवैया है, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और मेंबरों को उठाया जा रहा है और उनको आर्थिक स्थिति से कमज़ोर किया जा रहा है और झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो तानाशाही रवैये से ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें 2022 में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जनपद फिरोजाबाद के अंतर्गत डीसीएम ने एक निजी प्राइवेट बस जो कि आगरा से लखनऊ की ओर जा रही थी उसको जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि सैफई मेडिकल ट्रॉमा सेंटर में गंभीर घायल केवल 2 मरीजों को भेजा गया, जिनकी हालत स्थिर बनी है। उनका उपचार चल रहा है। यह घटना सुबह की बताई गई और एक प्राइवेट बस में डीसीएम ने टक्कर मार दी। देखिए, हमारी जानकारी के मुताबिक ये एक्सीडेंट लगभग फिरोजाबाद से आ रही बस जो आपकी लखनऊ की तरफ जा रही थी और फिरोजाबाद में संभवतः बस और डीसीएम की भिड़ंत हुई है आगे पीछे से, जिसमें वहाँ पर शायद कुछ कैजुअल्टीज़ हुई हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 मरीज आए हैं, जिसमें से एक प्रकाश नाम का मरीज है जिसको सीने में इंजरी हुई थी और सांस लेने में तकलीफ़ थी, जिसका उपचार चल रहा है। और साथ ही साथ उसको एक ट्यूब डाल देते हैं जिसको हम आईसीडी बोलते हैं, आईसीडी डाल दी गई है और अभी वो एक स्टेबल कंडीशन में है। दूसरा मरीज़ एक आरिफ नाम का मरीज़ था जिसको पैर में कुछ चोट लगी थी, संभवतः वो अपना इलाज कराने के लिए यहाँ से जा चुका है और उसने यहाँ पर प्राथमिक उपचार लिया और प्राथमिक उपचार के बाद अपने गंतव्य की तरफ चला गया। सर, हॉस्पिटल में कोई ब्रॉड डेथ भी आई थी? नहीं, हमारे हॉस्पिटल में कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है आने के बाद भी, और जो 2 ही मरीज आए हैं और दोनों ही ठीक हैं स्थिति। कोरोना वायरस महामारी के साथ लॉकडाउन में आर्थिक मार झेलने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के कारण प्रवासी कामगारों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देश जारी किए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से 31 जुलाई तक असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करने के लिए कहा है। तो साथ में 31 जुलाई तक सभी राज्यों से 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक सरकारें प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई 2021 की समय सीमा तय की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने और पोर्टल को पूरा करने और 31 जुलाई 2021 के बाद प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनआईसी के परामर्श से एक पोर्टल तैयार करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि देश में कोरोना काल के दौरान लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश आज ऐसी स्थिति में खड़ा है कि कोविड की तीसरी लहर को लेकर कोई तैयारियां नहीं है। यह राज्य सरकार की नाकामी को दिखाता है। उसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दर तेजी के साथ बढ़ रहा है। कल यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के तमाम अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। होम्योपैथ की भर्ती पूरी हो चुकी है, नियुक्ति पत्र देना है, सरकार उसमें भी टाल मटोल कर रही है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी टेट पास किए, सुपर टेट पास किए, इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। सरकार सोई है, मुख्यमंत्री सोए हैं, क्यों नहीं गंभीरता दिखाते? कौन देगा इन नौजवानों के हक, हकूक और अधिकार? आपने 14 लाख प्रतिवर्ष रोजगार का वादा किया था, सरकारी रोजगार। कहां है आपका वादा? उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि बेरोजगारी कब दूर होगी। की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, असहनीय पीड़ा देश ने झेली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप उनको अनुदान दीजिए। सरकार भाग रही है। सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना संविधान में लिखित है, फिर भी ये लोक कल्याण के बजाय अपने कल्याण में निहित स्वार्थ में सरकार के लोग लगे हैं। देश के लोगों से कोई लेना। पंजाब में कांग्रेस एकजुट है, सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार गिरेगी। तेजस्वी यादव ने सही कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी से ही बिहार सरकार गिरेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये विवाद केंद्र सरकार की विफलता के कारण से बढ़ा है और जब सोशल मीडिया पर इस सरकार के खिलाफ लोग बोलने लगे, लिखने लगे, तब सरकार को ये ज्ञान हुआ। कल तक इसी ट्विटर के दम पर ये सरकार जो है अपना प्रचार और प्रसार कराती थी। ये तो सरकार की नाकामी मानी जाएगी ना, कि आप जो फैसला ले रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उसे ट्विटर नहीं मान रहा है, बल्कि अब इसको देश से अलग दिखा रहा है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, इसको सरकार को इसका हल निकालना चाहिए। सरकार तो स्वतः गिरेगी बिहार की। जब इस सरकार में एक डबल इंजन में एक इंजन ट्रक का, एक इंजन स्कूटर का, तो ये सरकार ये डबल इंजन की गाड़ी चलेगी कैसे? 3 नंबर की पार्टी वाले मुख्यमंत्री हैं सरकार में, 4 नंबर 5 नंबर वाले पार्टी के बैसाखी पर यह सरकार है, 2 नंबर की पार्टी वाले 2 डिप्टी सीएम लेकर बैठे। तो आपस में घमासान है। हर बार आदरणीय मांझी जी का, श्री मुकेश सहनी जी का, बीजेपी जेडीयू का बयान विरोधाभास, आपस में ही अंतर विरोध है। ये सरकार स्वतः गिरेगी। ये सरकार मैनेजमेंटेड वाली सरकार है, हम लोग बार बार कह रहे हैं। और जो लोग ये दावे करते हैं कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी, आखिर तेजस्वी जी के एक बयान पर पूरा सत्ता पक्ष क्यों घबरा रहा है? थोक भाव में दावे कर रहे हैं। पली समाजवादी हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, सेकुलरिज्म का ढोंग करते हैं। ये बात उन्होंने कही है कि पूरा नकारापन सरकार का, इस निकम्मी सरकार को जितना जल्दी चली जाए, जनता ऊब चुकी है, इसी का इंतजार कर रही है। तो हम चंडी पाठ करने राजनीति में आए नहीं हैं, हम सबसे बड़े दल के रूप में हैं। जनता ने सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए दिया था, लेकिन इन्होंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी करके चुनाव आयोग के, प्रशासन के सहयोग से किसी तरह संख्या बल 123-24 पहुंचा दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि ट्विटर लगातार गलतियां कर रहा है। आईटी मिनिस्टर ट्विटर को धमकाते हैं, लेकिन ट्विटर फिर वही गलतियां कर रहा है। वहीं उन्होंने धर्मांतरण को लेकर कहा कि यह निंदनीय है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, ट्विटर लगातार देश के कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है। आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया और अब
इंतहा ये है कि जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे से बाहर कर दिया गया। ट्विटर जिम्मेदार है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब किसी देश की सरकार कमज़ोर हो जाती है तो लोग सर उठाने लगते हैं। चाइना हमारी सरहद के अंदर घुस आया, प्रधानमंत्री खामोश रहे। अब ट्विटर ये हरकतें कर रहा है। आईटी मिनिस्टर रोज धमकाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी धमकी का उल्टा असर ट्विटर पर हो रहा है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि ये उनकी कमजोरी का बड़ा, देखिए ऐसा कोई भी वाकया कहीं होता है, उसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। और ये मसला सिर्फ सिखों का नहीं है, ये मसला पूरे देश का मसला है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी है, अमित शाह के अंडर आता है पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख। उनकी जिम्मेदारी है कि उनके होते हुए इस तरीके के वाक़यात कैसे हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि ये मसला सिर्फ सिखों का नहीं है, हम सबका है। जो जिम्मेदार हैं उनको, वो अमेरिकन ड्रोन हो या चाइनीज़ ड्रोन हो, ये भी प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। उन्हें अमेरिका से भी बात करनी चाहिए और चाइना से भी बात करनी चाहिए। इस तरीके के वाक़यात को देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो निश्चित तौर से पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री सिर्फ आर्टिफिशियल काम करके देश के लोगों को गुमराह ना करें, पाकिस्तान को ठीक सबक सिखाएं ताकि भविष्य के अंदर ऐसी कोई हरकत कर। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। सरकार की ओर से इसे बेहद ही गंभीरता से लिया जा रहा है। इस मामले पर बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए इस कदम को ट्विटर की बड़ी हिमाकत करार दिया। देखिए, ये जो ट्विटर कंपनी है, ये सारे लोग चाहते हैं भारत में स्वतंत्रता के अधिकार को सिद्ध करके भारत में किसी न किसी रूप में क्राइसिस पैदा करना, और वो भारत की सरकार किसी भी स्थिति और परिस्थिति में चाहे वो जितना छटपटा ले, किसी को इस देश में स्वतंत्रता के नाम पर चीट करने का अधिकार नहीं देगी और इनको भी नहीं मिलेगा। और किसी भी देश में पर्यटन को जब तक बढ़ावा नहीं मिलता है तब तक जीडीपी में ग्रोथ आना थोड़ा मुश्किल रहता है। 2-3 सेक्टर है जिसमें होता है, और कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से जो स्थिति और परिस्थिति बन रखा है उसमें इसको सुधार करने की आवश्यकता है और भारत की सरकार सुधार। वो जो फिलिस्तीन में जो वहाँ हमास के आतंकियों के तरह ये रिपीट करना चाहता होगा भारत पर, और उसको पता नहीं है कि भारत इतना खदेड़ के मारेगा कि उनको नक्शा से मिटा देगा। जो भारत के तरफ किसी तरह का आतंकी हमला करके डिस्टर्ब करना चाहता है, भारत आज उस स्थिति में है कि उनके सीमा को मिटा देगा और उनके जो नक्शा में जगह है वह मिट सकता है। ये इन लोगों को पता रहना चाहिए और ये गलतफहमी, वो तो हवाला केस तो सब खत्म हो गया है और किसी पर एफआईआर हो जाने से कोई भ्रष्ट नहीं होता है, किसी पर एलिगेशन लगा देने से भ्रष्ट नहीं होता। ममता दीदी चूंकि कुछ न कुछ वो चैन से रह नहीं सकती है और कोई संवैधानिक संस्थाओं को चैन से रहने नहीं देगी, इसलिए नित्य प्रति कोई न कोई अपना खासियत निकालते रहती है। निश्चित रूप से जो कश्मीर में जो उचित जनता के और प्रजा के हित में जो उचित कानून बनाने की जरूरत है, उसी के लिए भारत की सरकार सर्वदलीय बैठक बुला रही है और वहाँ लोकतंत्र बहाल करने और स्टेट की सीमांकन करने और भिन्न भिन्न तरह के जो वहाँ के लोगों की जो जरूरत है उस पर काम करने के लिए ही बैठक बुलाई। कांग्रेस पार्टी को एक परिवार से हटके किसी को कुछ लेने देने नहीं है।
नरसिंह राव हो या कोई हो, मनमोहन सिंह हो, किसी से कोई, ये सब उनके अर्दल्ली के तरह हैं। जो नेहरू परिवार में पैदा लिया वही राजा हो सकता है, उसी की बात मानी जाएगी, उसी की शोहरत दी जाएगी, उसी के नाम पर पार्टी चलेगी। बखिया और कांग्रेस पार्टी में किसी की कोई हैसियत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी को अच्छा खासा एक बूस्टर डोज दिया है, जिसे बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बेहतर कदम बताया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करी है, ये करीब 6,30,000 करोड़ का पैकेज है और ये स्पष्ट करता है कि केंद्र की सरकार वो जिम्मेदार संवेदनशील सरकार है जो एक तरफ तो सुनिश्चित कर रही है कि भारत कोविड को परास्त करे, जो सुनिश्चित कर रही है कि टीकाकरण में हम पूरे विश्व में सबसे आगे रहें, और दूसरी तरफ इस प्रोत्साहन पैकेज से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर हमारे आम नागरिक को, जो कमजोर वर्ग है, किसान है, मजदूर है, गरीब हैं, उनको किस तरह से हम सहायता दें कि उनका कष्ट कम हो। और इस तरह की कर्तव्य परायणता इससे पहले कभी देखी नहीं गई है और ये स्पष्ट कर देता है कि इस संकट की घड़ी में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार गरीबों के साथ, नागरिकों के साथ, किसानों और मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला के। इस प्रोत्साहन पैकेज में एक और विशिष्ट बात है कि इसमें एक दूरदर्शिता है। एक भय था कि हमारे जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनके लिए जो स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो और बेहतर हों, तो इस प्रोत्साहन पैकेज में उसका भी ध्यान रखा गया है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन नवंबर तक दिया जाए, ये भी कहा गया है। किसानों की फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी का जो एक घोषणा की थी उसका भी प्रावधान किया गया है। और सभी वर्ग के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कुछ ना कुछ इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में है, जिससे कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ साथ इससे जो रोजगार। कश्मीर से 2 सिख लड़कियों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया है और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया है। इस मसले पर अब सियासत गरमाई हुई है। अब बीजेपी नेता आरपी सिंह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने चिट्ठी लिखी है जम्मू कश्मीर के गवर्नर को। उसमें कहा है कि मध्य प्रदेश और यूपी जैसा कानून वो लेकर आए, जैसा यहाँ पर लव जिहाद को लेकर कानून है वैसा कानून हम अपेक्षा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर इसकी चिंता करेंगे और वहाँ पर भी इस प्रकार के कानून लेकर आएंगे जिससे इस प्रकार की हरकत दोहरा सके। ये कश्मीर है, लाहौर नहीं है। देखिए, खटपट असल में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं है, खटपट है यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल की है। ये जो डायनेस्टिक पार्टी है, इसके ब्रेकफास्ट टेबल पे सोनिया गांधी जी कैप्टन के साथ हैं और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नवजोत सिंह सिद्धू साथ। तो झगड़ा तो इनका यहाँ का है और वो प्रलक्षित होता है पंजाब में, नुकसान पंजाब का हो रहा है इनके झगड़े के चलते हुए। ट्विटर को एक बात समझ लेनी चाहिए, वो भारत के कानून के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। अगर शरारत करेंगे तो उनके ऊपर भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। 26 जून को जम्मू कश्मीर से जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था। जानकारी के अनुसार बडगाम जिले की एक 18 वर्षीय सिख लड़की को बहला फुसलाकर जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको सुनाते हैं सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसीज को पारदर्शिता से अपना काम करना चाहिए और इन मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मुद्दों की गंभीरता के हिसाब से मुद्दों को महत्व मिलना चाहिए। बड़े बड़े जघन्य अपराधों को नजरअंदाज कर देना और किन्हीं दूसरे अपराधों पर पूरा फोकस शिफ्ट कर देना, ये नेताओं की प्राथमिकता हो सकती है। पुलिस प्रशासन, एटीएस, एसटीएफ इन लोगों की नहीं होनी चाहिए।
20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। किसी को कुछ मिला, कहीं कुछ पता लगा। ये 6 लाख करोड़ के पैकेज की कहाँ गिनती हो पाएगी? कागजी जादूगरी, हेर फेर और आंकड़ेबाजी करना अलग बात है। जनता को न कोई राहत मिली है, न देने की कोई इनकी मंशा लगती है। मेरा मानना है कि ये पैकेज आंकड़ों की बाजीगरी है। जमीन पर कोई राहत नहीं मिल रही है और 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐसे ही हवाई हो गया। कुछ बड़े उद्योगपतियों की जरूर रिलीफ, कुछ लोन रिलीफ हो गया, लेकिन आम जनता को कुछ नहीं मिला। कॉरपोरेट की सरकार है ये, उन्हीं का हित पे ध्यान देती है, जनता पे इसका कोई ध्यान नहीं है। बाकी हर नेता का अपना अधिकार है जो कहना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल घोषणाएं करती है, चर्चाएं करती है, बयान देती है, लेकिन हमारा भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। शुरुआत से, जब से देश आज़ाद हुआ है, भारतीय सेना ने हर मुकाबले को मजबूती से लड़ा है और वो अपना काम, अपनी जान न्यौछावर करके। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी वेबसाइट पर अलग देश के रूप में दिखाने वाले मैप को ट्विटर ने वापस ले लिया है। विवादित मैप के सामने आने के बाद भारत में ट्विटर को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और इस पर बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली की प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। देश में जब एक चिंता जताई गई कि ट्विटर में भारत का एक गलत मैप दिखाया जा रहा है, जो भारत की अखंडता और संप्रभुता पर एक प्रकार से ठेस है, वार है, तो ट्विटर ने उसे सही किया। लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बार बार ट्विटर के हाथों ऐसे क्यों हो रहा है? ये पहली बार तो है नहीं कि भारत का गलत मैप दिखाया गया हो और ट्विटर को जवाब देना पड़ेगा कि भारत के कानूनों का पालन वो क्यों नहीं करना चाहता। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार महंगाई की मार से जूझ रहे आम लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। यही कारण है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब आम आदमी महंगाई के बोझ तले दब गया है। बात अगर हैदराबाद की जाए तो यहां पर पेट्रोल के दाम 102 रुपए के पार पहुंच गए, जिससे आम आदमी बुरी तरह से बेहाल हो चुका है। इससे पहले 15 दिन में एक बार बढ़ता था दाम, अभी डे बाई डे हो गया। तो डीजल भी रेट बढ़ गया, पेट्रोल भी बढ़ गया। अब गरीब लोग गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो इसके भी थोड़ा कम करना बोल के हमारा सबसे तरफ से हम भी। डीजल मैं ऑटो चलाता हूँ, ट्रैवल ट्रॉली। ये कोरोना में बहुत प्रॉब्लम हो रहा, प्लस ये डीजल का रेट भी बहुत बढ़ जा रहा। डीजल कम करने के लिए तो देखना लोग, बड़े लोग आजकल जीना बोलो तो बहुत परेशानी है, क्या बोलो तो बड़े लोगों भी थोड़ा देखना पड़ता है। ऐसा डीजल रेट बढ़ गया तो बहुत पब्लिक को दिक्कत होता है भाई। थोड़ा गवर्नमेंट सोच समझ के लो पब्लिक को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसा करे तो टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स बहुत दिक्कत हो रहा है। आज के दिन 102 रुपये डीजल का रेट। अभी क्या बोलते हैं, मीटर रेटिंग वो बढ़ता है क्या, किलोमीटर बढ़ता है क्या? पब्लिक कैब ड्राइवरों को, ऑटो वालों को रेट ही नहीं बढ़ रहा। गवर्नमेंट ऐसा डेली की डीजल का रेट बढ़ा दिए तो कैसा, हाँ नॉर्मल पब्लिक कैसा जीना? थोड़ा गवर्नमेंट सोच समझ के थोड़ा कम करना पड़ता अभी डीजल। नहीं तो ये कोरोना का सीजन में अभी मिडिल क्लास पब्लिक सुसाइड करके मर जाना पड़ता। ऐसा डीजल का रेट बढ़ा है तो, एक डीजल का रेट, पेट्रोल रेट बढ़ गए तो हर सामान के ऊपर रेट बढ़। पेट्रोल का दर कैसा है साहब, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा साहब। 2 दिन को 3 दिन को एक बार बढ़ते रह रहा। अब तक अब 100 रुपये हो गया है। क्या है साहब हमारा प्रॉब्लम? अब एक जाना बोल तो किलोमीटर से वो 100 रुपये उधर ही चले जा रहा साहब। 2 जाना 40 किलोमीटर गए तो हमको तो 100 रुपये हो जा रहा साहब। कैसा साहब, बहुत प्रॉब्लम है साहब। ऐसा करे तो ये दुनिया देखना साहब, ऐसा है देखो सबको पब्लिक को बहुत गड़बड़ करते साहब। फिर आप उसको हिफाजत से करके जरा हमारे पेट्रोल का दाम कम करना बोल के आपसे मैं। भारतीय बाजार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार को तेल कंपनियों की ओर से जारी कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई। आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल की कीमतों में 28 पैसे का इजाफा किया गया है। तेल की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं इन सब के अलावा मुंबई, पटना, बेंगलुरु, जयपुर और हैदराबाद
ये भी कुछ बड़े शहर हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत ने शतक लगा दिया है। मतलब कि 100 रुपए से ज्यादा खर्च करने पर 1 लीटर पेट्रोल मिल पा रहा है। क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब सरकार को देखना चाहिए ये सब चीज़। महीने का बजट गड़बड़ा गया, बहुत गड़बड़ा गया। डीजल का दाम तो एकदम नहीं बढ़ना चाहिए, पेट्रोल तो नहीं बढ़ना चाहिए, डीजल का तो एकदम नहीं बढ़ना चाहिए। डीजल से तो पूरा अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ा जाता है। सरकार को ये सब बातों का ध्यान देना चाहिए। लेकिन लगातार बढ़ते जा रहा है, एकदम अजीब स्थिति है। बहुत कभी सोचे नहीं थे कि 100 रुपये हो जाएगा। कैसे चलेगी हमने क्या कर सकते हैं। सरकार को समझ में आना चाहिए। देख लीजिए कि कैसे चलाना है, क्या करना है। तो अब तो पॉकेट महीने का एकदम बजट खाली गड़बड़ा है, गया। एकदम गड़बड़ा गया है। नॉर्मल आदमी के लिए तो और दिक्कत है, जिसको दिन रात चलना है। कैसे एडजस्ट होगा? कैसे एडजस्ट होगा, उसी में एडजस्ट हो रहा है किसी न किसी तरह से काट पीट के। बढ़ गए सबसे हम लोग को तो बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी ऐसा चीज़ है कि आजकल तो बिना गाड़ी के आदमी चल नहीं सकता। सरकार इस पर विचार कर नहीं रही। अब देखिए, हम तो जब से गाड़ी चला रहे हैं, ये पेट्रोल हमको मिलता था 80 रुपये, उसके बाद 70 रुपये भी पेट्रोल मिल रहा था। लेकिन अभी इधर हम देख रहे हैं कि लगातार जो पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है। अगर ये स्थिति रहा तो लोग बैटरी वाला भी गाड़ी चलाना चालू कर देंगे। पॉकेट पर कितना भार बढ़ गया? बहुत ज़्यादा है। महीने का बजट कितना गड़बड़ाया? बहुत गड़बड़ा गया, बहुत 1,500-2,000 रुपये ऊपर नीचे भाग रहे हैं। बहुत एडजस्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। एडजस्ट हो कह रहा है, मजबूरी है। टाइम का टेकिंग के चलते आदमी लोग गाड़ी चढ़ रहा है। आदत तो लग गया है ना, हटेगा थोड़े नहीं है। क्या करें, इसी में चलेगी। कम चलाते हैं, अल्टरनेट डे चलाते हैं, और क्या किया जाएगा। पॉकेट पर तो खर्च बढ़ गया। वो तो बढ़ा हुआ है ही। कैसे एडजस्ट होगा? एडजस्ट कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा। जो जरूरी चीज है वो जरूरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितना असर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। किस तरह से? इकोनॉमी की तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। क्या घर आज मंगलवार को तेल के दामों में फिर से वृद्धि कर दी गई है। इसके पहले शनिवार और रविवार को तेल के दाम बढ़ाए गए थे और सोमवार को तेल के दाम स्थिर थे। आज पेट्रोल 31 से 35 पैसे और डीजल 26 से 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बढ़ती महंगाई पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी। डेली बढ़ रहा है और बिहार का, देश का अर्थव्यवस्था खराब होते जा रहा है और मोदी सरकार और एनडीए के लोग केवल देश को लूटने पर लगे हैं। जैसे गजनी ने देश को दूसरे देश से आकर भारत को लूटा था, उसी तरह ये एनडीए वाले भारत को कंगाल करना चाहते हैं और लोगों को जेब खाली कराना चाहते हैं। निश्चित रूप से जब सांप्रदायिक शक्तियों से उन्होंने हाथ मिलाया है तो निश्चित रूप से वो फर्जी समाजवादी हैं। समाजवादी तो है ही नहीं और अपने आप को समाजवादी का चोला पहन कर लोगों को ठगने का काम। ये घोषणा की सरकार है ये, और जुमले की सरकार है, और इस सरकार में कोई काम होने वाला नहीं है और जनता के आम आवाम का कोई नहीं। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जो रोजगार में हैं उनको रोजगार से हटाया, बेदखल किया जा रहा है। इसलिए इनका घोषणा केवल है और चूंकि टीवी पेपर को वो विज्ञापन देते हैं इसलिए उनका प्रचार करता है। तो ये तो सरकार को बताना चाहिए 36 इंच का 40 इंच का सीना कहाँ गया, सीना कहाँ गया, और एक ड्रोन को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये लानत है प्रधानमंत्री। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले तेज गति से कम हो रहे हैं। मंगलवार को सामने आए नए मामले पिछले 3 महीनों में सबसे कम दर्ज किए गए, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा अपेक्षाकृत कम नहीं हो रहा। असम में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार रात गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 12 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 3 महीने के भीतर 12% से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट अभिजीत शर्मा ने बताया कि इसमें से किसी भी मरीज का टीकाकरण नहीं हुआ था। उनके ऑक्सीजन लेवल 90% से कम थी। अस्पताल में करीब 200 रोगियों का अभी भी इलाज चल रहा है। आपको बता दें, असम में 1 अप्रैल से 26 जून के बीच 12% बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम चैप्टर के अधिकारियों ने कहा कि 1 अप्रैल से 26 जून के बीच कोरोना पॉजिटिव 34 बच्चों की मौत हुई। बच्चे लोग का डेथ 9 पेशेंट्स हैव डाइड, बच्चे लोग का। एंड देयर इज दिस थिंग विच आपने पूछे थे कि
कल रात को 12 एडल्ट पेशेंट्स एक्सपायर किए हैं। वो 12 एडल्ट पेशेंट्स में से 9 पेशेंट्स आईसीयू में था। दे हैड कम अबाउट 3-4 days बैक एंड 3 पेशेंट्स वार्ड में था जो विद इन 24 आवर्स एडमिट हुआ थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन लोग नन ऑफ दिस पेशेंट्स वैक्सीनेटेड नहीं थे। दे किसी का भी वैक्सीन नहीं लिया था, नंबर 1। नंबर 2, उन सब का ऑक्सीजन सैचुरेशन वाज बिलो 90%। सो दैट नीड्स टू बी लुक्ड कि 90% ऑक्सीजन सैचुरेशन में दे केम टू द हॉस्पिटल विदाउट वैक्सीनेशन। सो मैं अभी बोलता हूं सबको कि प्लीज गेट वैक्सीन। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।